नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी एहसास लेकर। ये कहानी मैंने 31 अगस्त 2012 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी एहसास। बहुत पुरानी कहानी है, 1000 साल से भी पुरानी। संभव है इससे भी अधिक पुरानी हो। न राजा का नाम पता है, न देश का। हाँ, यह बात तय है, कहानी प्राचीन आर्यावर्त सेक्टर के किसी देश की है। मेरी नानी मुझे सुनाया करती थी। तब किसी देश में एक राजा राज्य करता था। राजा नितांत न्यायप्रिय, देशभक्त एवं प्रजावत्सल था। उस राजा के इंसाफ के किस्से दूर दूर तक सुनाए जाते। राजा इतना इंसाफ परस्त था कि वह अपने सेनापति, राजसेवकों आदि को अक्सर कहता कि जिस तरह घोड़ा लगाम से एवं हाथी अंकुश से नियंत्रित होता है, अपराधी दंड से नियंत्रित होते हैं। प्रजा को उदंडता से बचाने एवं दुष्टों के दमन हेतु दंड अपरिहार्य है। वह तो यहां तक कहता कि अगर दंड व्यवस्था लचर हो तो उससे उपजी अव्यवस्थाओं का आधा पाप राजा स्वयं भोगता है। न्याय हर एक को मिले एवं हर हाल में मिले, यही उस राजा का उसूल था। राजा न्यायप्रिय होने के साथ प्रजारंजक भी था। वह प्रजा के दुख को अपना दुख समझता एवं हर समय इसी धुन में रहता कि प्रजा अधिक सुखी किस तरह हो सकती है। कहते हैं राजा एक बार घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने गया तो राह में एक किसान का बच्चा घोड़े के नीचे आ गया। राजा बच्चे को लेकर उल्टे पांव नगर लौट आया, राजवैद्य से इलाज करवाया एवं उसके ठीक होने तक पूरे 5 दिन अन्न का दाना तक नहीं लिया। ऐसे न्यायप्रिय राजा को उसकी प्रजा भी हृदय से आदर देती थी। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा एवं प्रजा के चलते उस देश में वर्षा समय पर होती थी, अनाज रसयुक्त होते थे एवं वहां अकाल मृत्यु सुनने में नहीं आती थी। वह देश मानो दैहिक, देविक, भौतिक सभी व्याधियों से मुक्त था। आकाश के अगोचर देव उस देश के चारों ओर निवास कर उस देश की हर तरह से रक्षा करते थे। इसी देश में 2 मित्र निवास करते थे जिनकी बचपन से गाढ़ी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे पर जानते थे। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। दोनों हम उम्र युवा थे एवं इनमें से एक दूसरे से 1 वर्ष बड़ा था। बड़े का नाम अरिष्टकेतु एवं छोटे का सुमंत था। दोनों एक मोहल्ले में पैदा हुए। दोनों के माता पिता की आर्थिक स्थिति भी तकरीबन एक सी थी। दोनों के घर विपन्न थे। दोनों गुरुकुल में भी साथ रहे एवं विवाह होने तक बहुधा साथ देखे जाते। प्राणों के बिना तन की जो अवस्था होती है, वही दोनों की एक दूसरे के बिना होती। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात दोनों की नीति उन्हें भिन्न मार्गों पर ले गई। भाग्य की दिशा तो मनुष्य का कर्म, सोच एवं पूर्व पुण्य तय करती है। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि सुमंत दिन दिन आगे बढ़ता गया। चंद समय में ही उसका व्यवसाय चौं ओर फैल गया, यहां तक कि व्यवसायिक जगत में उसके नाम की तूती बोलने लगी। उसके नाम की प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि व्यवसायी उसकी लिखी हुंडियों को स्वर्ण मुद्राओं के समकक्ष मानने लगे। इससे ठीक विपरीत अरिष्ट केतु के सितारे तमाम प्रयासों के बावजूद गर्दिश में चले गए। वह जिस व्यवसाय में हाथ डालता उसी में नुकसान होता एवं इसी के चलते वह दिन दिन वैसे ही सूखने लगा जैसे अकाल में नदी तालाब सूख जाते हैं। उसकी दशा भी ऐसे ही तालाबों की उन मछलियों की तरह हो गई जो भावी की आशंका से दिन रात तड़पती रहती है।
सुमंत ने उसे अनेक बार सहयोग का प्रस्ताव भी किया, पर अरिष्टकेतु अभिमानी था। सुमंत से सहयोग लेना उसे गवारा न हुआ। इसी दरमियान अच्छे कारोबार के चलते सुमंत सपरिवार किसी बड़े जनपद में जाकर बस गया। यह जनपद उसके नगर से 100 कोस पर था। यहां आकर तो सुमंत के पौ बारह हो गए। बड़े जनपद में माल की बिक्री कई गुना होने से उसकी व्यावसायिक बुलंदियां आसमान छूने लगी। उसका सिक्का चलने लगा तथा विपन्नता बीते दिनों की बात बन गई। नए जनपद पर आने के 3 वर्ष पश्चात सुमंत के माता पिता का निधन हो गया एवं उसे हरकारों से पता चला कि अरिष्टकेतु के माता पिता भी कुछ समय पूर्व स्वर्गलोक सिधार गए हैं। बादलों में चमकने वाली बिजली की तरह अरिष्टकेतु की स्मृति यदा कदा उसके मनःपटल पर कौंधती, लेकिन व्यावसायिक व्यस्तता के चलते धीरे धीरे इस स्मृति का भी लोप हो गया। काल का महानद कब रुका है, इस बात को भी 10 वर्ष होने को आए। इन्हीं दिनों सुमंत एक बार अपनी ऊंची गद्दीदार पेड़ी पर बैठा था कि एक फटेहाल भिखारी उसके समीप आया एवं वही आकर खड़ा हो गया। कृशकाय शरीर, सूखे होठ तथा दीन आंखों से वह साक्षात विपन्नता का कंकाल लगता था। असहज सुमंत ने तिजोरी से कुछ निकाला एवं उसे दे ही रहा था कि यकायक चौंका। उसकी आंखें फटी रह गई। एक मित्र ने दूसरे मित्र को पहचानने में कोई भूल नहीं की। सुमंत उठा एवं अरिष्टकेतु को गले लगा लिया। हर्ष पुलकित उसकी आंखें भर आई। हृदय प्रेम, आनंद एवं श्रद्धा से भर गया। संयत हुआ तो बोला, मित्र, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? ऐसी विकट परिस्थिति में तुम मेरे पास चले क्यों नहीं आए? कहते कहते सुमंत की आंखों से गंगा जमुना बह गई। सब भाग्य का खेल है मित्र। तुम्हारे नगर छोड़ने तक मुझे लगा मैं स्वयं को पुनः स्थापित कर लूंगा। मैंने कुछ अन्य कारोबार भी किए, लेकिन उनमें भी सफलता नहीं मिली। अब हिम्मत जवाब दे गई है। मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो चला है एवं लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम्हारी भाभी एवं बच्चे अत्यंत विषम परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। कहते कहते अरिष्टकेतु का गला भर आया। तुम चिंता न करो मित्र, उन सबको मैं चुकता कर दूंगा। मैंने यहां इतना धन कमाया है कि 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है। अब मेरा इस जनपद से भी मन भर गया है। पुराने नगर की याद दिन रात सालती है। तुमने आकर उन स्मृतियों को पुनः जीवित कर दिया है। गत कुछ समय से इधर का व्यवसाय बंद कर अपने नगर लौटने की भी सोच रहा हूं। तुम्हारी भाभी एवं बच्चों तक की यही मनसा है। अब तुम आ गए हो तो इस योजना को त्वरित अंजाम दूंगा। अपना नगर होता है। कहते कहते सुमंत की श्वासों से मिट्टी की गंध महक उठी। कुछ ही माह में कारोबार समेटकर दोनों मित्र पुराने नगर में आ गए एवं मिलकर वहीं कारोबार करने लगे। सुमंत के सहयोग से अरिष्टकेतु की न सिर्फ पुरानी प्रतिष्ठा लौट आई, उसका व्यवसाय भी दिन दूना बढ़ने लगा। भाग्य, भावी एवं भवितव्यता प्रबल है। इस संसार में कौन है जिसे चिंता रूपी सर्पिनी ने नहीं खाया? मोह ने किसे मति भ्रमित नहीं किया? डाह ने किसे नहीं डसा? अरिष्टकेतु वैसे तो सुमंत का उपकार मानता था, परंतु उसकी समृद्धि एवं संपर्कों को देख अनेक बार ईर्ष्या से दग्ध हो उठता। सुमंत की बढ़ती उसकी आंखों में खटकने लगती। यह ईर्ष्या अनेक बार इतनी गहन होती कि अरिष्टकेतु कल्पनाओं में मित्र का अरिष्ट तक सोचने लगता। व्यक्ति जब नकारात्मक विचारों से घिर जाता है तो स्वयं का विकास उसका लक्ष्य नहीं होता। वह तो भाई भले ही मरे, भाभी विधवा होनी चाहिए कि तर्ज पर दूसरे के संपूर्ण विनाश की सोच लेता है।
नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी, समाज सेवी, राज सेवक बहुधा सुमंत के घर आते। वह अनेक समारोह में मुख्य अतिथि बनकर जाता, यहाँ तक कि नगर के अनेक उत्सवों तक में नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पंक्ति में होता। सुमंत उदार था। वह अर्जुन के साथ विसर्जन की महत्ता भली भांति समझता था। फल देने वाला वृक्ष किसे प्रिय नहीं होता। अरिष्ट केतु को यह कतई नहीं सुहाता कि उसकी दशा उसी के साथ पले बड़े मित्र के सामने ऐसी हो। इन्हीं विचारों के चलते अरिष्ट केतु के मस्तिष्क में एक भयानक योजना ने मूर्त रूप ले लिया। एक बार अरिष्ट केतु सुमंत को नगर परकोटे से कुछ दूर घूमने के बहाने ले गया। दोनों बचपन में अक्सर यहां आते थे। बातें करते करते सुमंत बचपन की स्मृतियों में खो गया एवं उसी समय अरिष्ट केतु ने कटार घोंप कर सुमंत का वध कर दिया। मरते मरते सुमंत ने क्षण भर के लिए अरिष्ट केतु को देखा एवं फिर यह सोचकर आंखें मूंद ली कि अब दुनिया में देखने लायक क्या रह गया है। अरिष्ट केतु ने बड़ी चतुराई से उसका शव वहीं गाड़ दिया एवं नगर आकर विलाप करते हुए सबको बताया कि सुमंत को एक चीता उठाकर ले गया। वह बहुत देर उसके पीछे भागा, लेकिन चीता घनी पहाड़ियों में विलीन हो गया। पारिवारिक विश्वास के चलते थोड़े समय में उसने सुमंत के व्यवसाय पर भी आधिपत्य कर लिया एवं अब वह भी शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायियों में एक था। इस घटना की सूचना राजा तक पहुंची एवं तफ्तीश करने पर भी कोई चिन्ह न मिला तो राजा को दाल में काला लगा। जिस नगर परकोटे की अगोचर शक्तियां रक्षा करती हो, वहां यह पाप कैसे छिपता। एक दिन एक गडरिये ने आकर सेनापति को समाचार दिया कि वह अपनी मरी भेड़ गाड़ने के लिए एक स्थान खोद रहा था कि वहां उसे एक कंकाल एवं कुछ वस्त्र दिखे तथा उस कंकाल के समीप से ये 2 अंगूठियां एवं कटार भी प्राप्त हुए हैं। सेनापति ने अंगूठियों एवं अन्य वस्तुओं की तफ्तीश करवाई तो यह स्पष्ट हो गया कि यह जघन्य अपराध अरिष्ट केतु ने किया है। सेनापति उसे पकड़कर राजा के पास लाया एवं राजा को बताया कि किस तरह इस कृतघ्न सेनापति उसे पकड़कर राजा के पास लाया एवं राजा को बताया कि किस तरह इस कृतघ्न ने इस पर उपकार करने वाले सज्जन मित्र की जघन्य हत्या की है। सेनापति ने दोनों की मित्रता का इतिहास राजा को बताया तो राजा के माथे पर बल पड़ गए। उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगी, लेकिन वह संयत रहा। राजा उसे इस तरह एवं ऐसा दंड देना चाहता था जिसकी गूंज दूर तक जाए। राजा ने गौर से अरिष्ट केतु की ओर देखा। राजा ने अनेक अपराधी देखे थे। अरिष्ट केतु को देखकर वह ताड़ गया कि अरिष्ट केतु मूलतः सज्जन है, लेकिन लोभ एवं ईर्ष्या के वशीभूत उसने ऐसे जघन्य कृत्य को अंजाम दिया है। संभवतः इसने भी ऐसा घिनौना कृत्य करने की कल्पना नहीं की होगी। आंखों में पर्दा पड़ जाए तो इंसान क्या नहीं कर बैठता। अपराध फिर भी अपराध है एवं अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। राजा सेनापति के निकट आया एवं तेज आवाज में पूछा, सेनापति, तुम ही बताओ, ऐसे कृतघ्न मित्रघाती को क्या दंड दिया जाए। राजन, इसे बांधकर नगर के बाहर ऐसी जगह डलवा दिया जाए जहां मांस भक्षी पशु पक्षी इसे नोच नोच कर खा सके। पक्षियों की तीखी चोंचें जब इसके बदन को आहत करेंगी, तब इसे मित्र के उपकार एक एक कर याद आएंगे। कहते कहते रोष एवं आवेश के मारे सेनापति की आंखें लाल हो गई। लेकिन यह कैसे संभव है सेनापति? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? कहते कहते राजा ने सेनापति की ओर इस तरह देखा मानो वो उसे कोई विशिष्ट संदेश देना चाहता हो।
चतुर सेनापति ने राजा के मन की थाह जान ली। वो राजा की आंखों के इशारे को समझ गया। कुछ रुककर बोला, राजन, मैं क्या नहीं जानता? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? क्या यह दंड ऐसे जघन्य अपराध के अनुकूल नहीं है? मैं तुम्हारे द्वारा बताए दंड को गलत नहीं कह रहा, पर संभवतः तुम नहीं जानते। कहते कहते राजा कुछ क्षण के लिए रुक गया। राजन, आप अपनी बात स्पष्ट करें, सेनापति बोला। सेनापति, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे नगर के मांस भक्षी पशु पक्षी कृतघ्न व्यक्ति का मांस नहीं खाते? इसने अपने परम उपकारी मित्र का वध किया है। ऐसे दुर्दांत मित्रघाती एवं निकृष्ट व्यक्ति का मांस खाकर वे अपनी गति क्यों बिगाड़ेंगे? पशु पक्षी भी किसी धर्म से बंधे होते हैं। इससे तो अच्छा यही होगा कि वे किसी सड़े गले मरे जानवर का मांस खा ले। ऐसा करके वे एक महान पाप से बच जाएंगे। कहते कहते राजा ने तीखी आंखों से अरिष्टकेतु की ओर देखा। अरिष्टकेतु पर बिजली गिरी। राजा का एक एक वाक्य अपमान का तीखा बाण बनकर उसकी आत्मा में धंस गया। वह नक्शिक पसीने से नहा गया। सुमंत का चेहरा उसकी आंखों के आगे होकर घूमने लगा। उसकी पराजित, ग्लानित, अपमानित आत्मा उसके आगे असंख्य प्रश्न लेकर खड़ी हो गई। रे नराधम, रे कृतघ्न, तुमने ऐसा क्यों किया? सुमंत ने तुम्हें भिखारी से सृष्टि बनाया, पर तुमने क्या सिला दिया? तुम्हारे विश्वास पर तो वह सब कुछ छोड़कर जनपद से नगर चला आया था। हा मित्र, मैंने ये क्या कर डाला? हा 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 हा, मैंने ये क्या कर डाला? मैं इतना निकृष्ट क्यों कर हो गया? राजन ठीक ही कहते हैं कि मुझ पातकी का मांस भक्षी पशु पक्षी तक नहीं खाएंगे। यही सोचते सोचते उसका सर घूमने लगा। आंखों से गंगा जमुना बह निकली। वह निश्चेष्ट हो गया तथा देखते ही देखते राजा एवं सेनापति के सामने जड़ से कटे वृक्ष की भांति नीचे गिरकर ढेर हो गया। अरिष्टकेतु की मृत्यु के पश्चात विस्मय विमुक्त सेनापति ने राजा से पूछा, राजन, आज आपने ये कैसा दंड दिया? आपकी वह बात मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया कि आपके नगर के मांस भक्षी पशु पक्षी कृतघ्न मित्र का मांस नहीं खाते। यह कैसे संभव है राजन? भला ऐसे पशु पक्षी भी किसी को बख्शते हैं? उनका तो यही धर्म है। वे ये कहां सोच पाते हैं कि यह कृतज्ञ का मांस है अथवा कृतघ्न का? इस बार राजा मुस्कुराया एवं सेनापति के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो। पशु पक्षी ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन मनुष्य तो ऐसा सोच सकता है कि उसने कितना जघन्य अपराध किया है। भटके हुए सज्जन एवं क्रूर अपराधी के दंड में अंतर तो होना ही चाहिए। दंड अपराध के अनुरूप ही नहीं, अपराधी के अनुरूप भी हो। पशु भी एक लाठी से नहीं हाके जाते। मनुष्य तो फिर प्रज्ञा चेतन जीव है। मैं चाहता था कि दंड के पूर्व अरिष्टकेतु आत्मचिंतन करे। उसका आत्मचिंतन ही उसका मृत्युदंड था। मैं समझा नहीं राजन। ऐसे अनूठे दंड को सुनकर सेनापति की आंखें फैल गई। सेनापति, कठोर मृत्युदंड की सजा तो जगत के दुर्जनों के लिए है। सज्जन तो एहसास मात्र से मर जाते हैं। अरिष्टकेतु के समक्ष मैं जो कुछ कह रहा था वह तो मात्र उसका एहसास जगाने भर के लिए था। राजन, सचमुच आप न्यायविद हैं। कहते कहते सेनापति का गला भर आया। धन्यवाद।